अरे क्या हुआ? Assalamu alaikum. We are doing questions on forces today, and this is our chapter. We just recently did this chapter in class. जो पहला क्वेश्चन हम रख रहे हैं वो है जून 2012 23 का 3। ये पहला क्वेश्चन है। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन, तो शो दैट द प्रेशर पी ड्यू टू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये एक वेल नोन डेरिवेशन है जो ओ लेवल में भी, ये फॉर्मूला तो ओ लेवल का भी है वैसे, और हम लिक्विड को यहां तक फिल कर देते हैं। अब जो लिक्विड प्रेशर डालेगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ प्रेशर जो फॉर्मूला, प्रेशर जो फोर्स की वजह से हो रहा है वो वेट है अपॉन एरिया। ठीक है, अब इसमें अगर हम वेट को फॉर्मूला दें,
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। छोटी सी डेरिवेशन है। अब जो वॉल्यूम होता है, ओ लेवल से पढ़ रहे हैं ना कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। तो एरिया एरिया कट जाएगा, फिर ये डेरिवेशन है छोटी सी। प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस, the pressure of the air at the top of a mountain is less than at the foot of the mountain. Explain why the difference in air pressure is not proportional to the difference in height as suggested by the relation in A. अब ये जरा टेक्निकल क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि जब तुम ऊपर जाओगे तो ऊपर वाली इक्वेशन जो तुमने बनाई है उसमें तो ये है कि प्रेशर और हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, लेकिन प्रेशर ऑफ द एयर एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज less than at the foot, less than at the foot of the mountain. Explain why the difference in air pressure is not proportional to the difference in height. ये वाला पार्ट देखिएगा, पार्ट बी। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। अगर रो कांस्टेंट हो तो फिर ऐसा होता है कि प्रेशर और हाइट तब प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि जब आप ऊपर जाते हैं, जैसे माउंटेन पर आप ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाते हुए ना डेंसिटी चेंज हो जाती है। ऊपर जाते हुए डेंसिटी चेंज होती है। अगर डेंसिटी चेंज हो गई तो प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक हो जाएगी। तो आप एग्जामिनर को समझाओगे कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हो माउंटेन पर तो डेंसिटी बदल जाती है। डेंसिटी बदलने से जो रिलेशनशिप है वो प्रेशर और हाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता। इन लोगों ने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। अब हम कर रहे हैं November 12, पेपर है 2-1 और क्वेश्चन नंबर है 3।
पहले देखिएगा कि क्या ये क्वेश्चन रीड एंड राइट में है। चेक करके बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन जो है वो, पहला पार्ट कहता है डिफाइन प्रेशर। फॉर्मूला का फॉर्मूला याद रखें तो प्रेशर की डेफिनेशन बन जाती है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। Explain in terms of air molecule why the pressure at the top of a mountain is less than at the sea level. ये वाला पार्ट पढ़ो। वो कह रहे हैं कि जब तुम हाइट पे जाते हो तो वहां पर प्रेशर क्यों कम हो जाता है। ये आप माउंटेन पे गए हैं तो वहां जो प्रेशर है वो रिलेटिवली कम हो जाता है, प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट। तो यहां पर जो एयर कॉलम है वो छोटा है, वहां पर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। अब उसने पूछा था कि जब आप माउंटेन पर जाते हैं तो प्रेशर क्यों कम हो जाता है, प्रेशर का सोर्स क्या है। प्रेशर का सोर्स है फोर्स। फोर्स कौन सी, ये जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये असल में कोलाइड करते हैं आपस में और साइडों से, और इस कलीजन से इम्पल्स आता है, और इम्पल्स अपॉन टाइम फोर्स होती है, और फोर्स से फिर प्रेशर बनता है। आप एग्जामिनर को बताओगे कि आप जब माउंटेन की हाइट पर जाओगे, जब आप माउंटेन की हाइट पर जाओगे तो वहां कम मॉलिक्यूल्स होंगे, कम कलीजन होंगे, स्लो कलीजन होंगे, और उससे जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने ये कॉन्सेप्ट बना ली। द फिगर शोज अ लिक्विड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंटेनर इज this, the height of the column of liquid is 0.250 meter and the density is this. Calculate the weight of the column of liquid. अब weight का कैसे आएगा, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो दी हुई है मुझे, और एरिया और वो भी दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि पहले मैं डेंसिटी, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। तो ऐसा करते हैं कि पहले ना
डेंसिटी रखते हैं 13,000, इससे मास निकलेगा। ठीक है, मास निकाल लेते हैं। आप मुझे मास कैलकुलेट कर दो और फिर फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg, ये लगा देते हैं। कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके मुझे बता दें। कैलकुलेट करो और फिर इसका आंसर चैट पे शेयर कर दो। 15009, 1500 हो जाएगा। मैं 2 सिक फिग पे चल रहा हूं। दो सिक फिग इसलिए कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो भी 2 सिक फिग है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर कॉज बाय द वेट। तो प्रेशर इज इक्वल टू, या तो इससे कर लेता हूं, रो जी एच। डेंसिटी है 13,600, 9.81, और इसकी हाइट कितनी है? 0.250। अच्छा, 3.3, 2 सिक फिग पर बता रहे। Explain why the pressure exerted on the base of the container is different from the value calculated in part 2। कह रहे जो तुमने आंसर निकाला है वो डिफरेंट क्यों है? असल में जो टोटल प्रेशर होता है उसमें एक तो आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि इसमें ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ रहा है। तो जो लिक्विड होते हैं ना उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो लिक्विड पे ना, लिक्विड अगर तुम ऐसे लिक्विड कॉलम बनाओ ना, तो अगर ये लिक्विड कॉलम है तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग से होता है। ये वाला जो टॉपिक है, ये जो आपको नजर आ रहा है इस सवाल में, ये अब कोर्स में नहीं है, ये पहले होता था, मेटल पॉलीमर वगैरह। ये टॉपिक बहुत कम कम आता है, ये जो अब हम देख रहे हैं। Define center of gravity. It is the point at which the weight of an object is assumed to act. Assume लिखना जरूरी है, उसी का दूसरा नंबर है। A uniform rod AB is attached to a vertical wall. The rod is held horizontally. The rod is held horizontally by a string attached at B to point C. As shown in the figure. The angle between the rod and the at B, the angle between the rod and the string at B is 50 degree. The rod has length 1.2 meter and weight 8.5 Newton. And the object O of mass M is hung from the rod at B. The tension in the string is 30. Use the resolution of forces to calculate the vertical component of T. तो ऐसा करते हैं कि इसके दो कंपोनेंट पहले बना लेते हैं। एक किधर आएगा?
एक इधर आ जाएगा। तो कंपोनेंट बना लो। The resolution of forces to calculate the vertical component of T. अब ये तो सिंपल है। टेंशन जो आएगी ना वो सामने मास के आ रही है, मास को बैलेंस कर रही है, और उसका वेट दिया हुआ है, नहीं रॉड का वेट दिया हुआ है, सॉरी। टेंशन की वैल्यू दी हुई है 30, तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा T साइन 50। टेंशन दी हुई है 30, तो 30 साइन 50 डिग्री। State the principle of moment. तो वो था algebraic sum of all the moments acting along a common pivot is 0. या दूसरा था वो the sum of all anti-clockwise moments taken on one point is equal to sum of clockwise moments taken along the same point. Use the principle of moments and take moments about A to show that the weight of the object is 19 Newton. ये देखो ऑब्जेक्ट है ना, इसका वेट ये W कर लो। जो मोमेंट ले रहा है वो ले रहा है पॉइंट ए पर। तो W नीचे की तरफ है, 8.5 भी नीचे की तरफ है, और ये आधा हो जाएगा, इसकी जो पोजीशन है वो 0.6 हो जाएगी। दैट विल बी 0.6। तो 8.5 इंटू 0.6 हो जाएगा और W इंटू 1.2 हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है ना, वो जो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो जब आप इसको लगाएंगे तो 8.5 इंटू 0.6 होगा, 8.5 इंटू 0.6 प्लस W इंटू 1.2 होगा। अच्छा, जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है, देखो ये वाली जो फोर्स है ये ऊपर है, और इसका भी पिवट से डिस्टेंस 1.2 है, और ये हमने वैल्यू निकाली हुई है 23। 23 इंटू 1.2, हमें निकालना है W।
इसका जो आंसर निकल रहा है वो अराउंड आ रहा है तकरीबन तकरीबन 19 अप्रोक्सीमेटली। Hence determine the mass m of the object O। अब मास आसान होता है क्योंकि W इज इक्वल टू mg है, तो m होगा W अपॉन g। m आ गया 19 अपॉन 9.8। वो तकरीबन 1.9 ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टू एक्सप्लेन व्हाई अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द रॉड एट ए। अब ये कह रहे हैं कि ये बताओ इक्विलिब्रियम की वजह से, अब उसकी लॉजिक ये है कि हमने एक जो फोर्स निकाली भी है ना, इक्विलिब्रियम तभी होता है जब राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, अप इज इक्वल टू डाउन। तो आपने यहाँ देखा था कि मैंने जब रिजॉल्व किया था तो मैंने एक फोर्स यहाँ भी बनाई थी, वो उसका दूसरा कंपोनेंट है। मैं दोबारा बनाता हूँ, और से देखिएगा ये वाली फोर्स। ये फोर्स ना ऐसे पॉइंट ए पर अंदर की तरफ जा रही है। अब इसको बैलेंस करने का, इक्विलिब्रियम में रखने का एक ही तरीका है कि वहां से भी एक फोर्स बाहर आए। मैं वो बनाता हूं ऐसे करके। ये देखो ये, अब अगर ये फोर्स नहीं होगी तो रॉड बीच में से रप्चर हो जाएगी या गिर जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम का रूल क्या था, कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि वाई फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द रॉड। वो इसलिए कि वो जो उसका कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, वो बैलेंस होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है ना। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि टी कॉस थीटा जो है वो राइट साइड पर है, उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स आनी चाहिए, और वो बैलेंस होगी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। प्रेशर की डेफिनेशन हमने अभी पहले भी दी है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यूज द काइनेटिक मॉडल टू एक्सप्लेन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। अब ये कह रहे हैं काइनेटिक मॉडल, तो ये बड़ा सिंपल शुरू है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कंटेनर वॉल से भी कोलाइड करते हैं। अब ये कंटेनर वॉल है, मॉलिक्यूल आएगा, आने के बाद कोलाइड करेगा और कोलिजन के बाद वापस जाएगा। हमने सीखा था कि इम्पल्स जो है यानी डेल्टा पी वो होगा एम वी प्लस वी। तो इम्पल्स हो जाएगा 2mv। इम्पल्स अपॉन टाइम जिस पर ये कोलाइड करके रिटर्न करेगा वो फोर्स होती है, और फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया बन जाएगा। यानी इससे ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, कंटेनर वॉल से रिबाउंड होंगे, और उनकी वेलोसिटी जो है वो रिवर्स होगी। उसकी वजह से दोनों भी ऐड हो जाएंगे। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो पहले इम्पल्स आएगा, इम्पल्स के टाइम से डिवाइड होने से फोर्स बनेगी, और फोर्स से फिर प्रेशर बन जाएगा। Explain whether the collisions between the molecules of an ideal gas are elastic or inelastic। इलास्टिक और इनइलास्टिक का कॉन्सेप्ट ये है, वो एक्सप्लेनेशन ये मांग रहा है कि आप बताओ कि वो इलास्टिक होते हैं या नहीं। काइनेटिक एनर्जी जो है, हम एग्जामिनर को बताएंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व हो रही है, ई के कंजर्व हो रही है, और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ना तो आवाज पैदा होती है जब आपने एयर मॉलिक्यूल्स का कलीजन फील नहीं होता ना, तो ना तो टेम्परेचर बढ़ता है until आप उसको शेक कर दें, वो अलग बात है। जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो या कोई तरह की गैस सिलेंडर को शेक करें तो ये खतरा होता है।
लेकिन अगर आप नहीं करते तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। और अगर मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो वैसे ही कंजर्व होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है ना, कंटेनर में होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाए तो इसका मतलब है कि जो कलीजन है वो इलास्टिक है। ठीक है, हम आज का काम यहीं तक रखते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह हम अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।